नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी चैनल स्टोरी विथ अतुल में। शुरू करते हैं अनिल मोहन जी द्वारा लिखा गया उपन्यास डकैती का अलार्म पार्ट 2। वीज़ा लगवाने के लिए गुलाब मोहम्मद को फ़ोन कर देना, कहकर देवराज चौहान ने फ़ोन बंद किया। उसके बाद रूम लॉक करके लिफ्ट की तरफ बढ़ गया। लंच वो होटल से बाहर ही लेना चाहता था कि कल की मुंबई वापसी की टिकट भी बुक करा लेगा ट्रैवल एजेंट से। लिफ्ट से निकलकर देवराज चौहान रिसेप्शन पर चाबी छोड़ने के लिए आगे बढ़ रहा था और ठीक उसी वक्त एक जोड़ी आंखें उस पर टिक चुकी थी। उन आंखों में सवाल था कि देवराज चौहान इस वक्त गोवा में क्या कर रहा है। वो आंखें और किसी की नहीं, मोना चौधरी की थी। लॉबी में पड़े सोफे पर मोना चौधरी महज 5 मिनट पहले ही आकर बैठी थी। वहाँ 6-7 लोग और भी बैठे थे। 2 तो अखबार पढ़ने में व्यस्त थे, एक मैगजीन के पन्ने पलटता वक्त बिता रहा था, एक अपना ब्रीफकेस खोले कागज़ों को चेक कर रहा था। लॉबी में हल्के म्यूजिक की धुन बज रही थी। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को रिसेप्शन पर रूम की चाबी छोड़ते और बाहर की तरफ बढ़ते देखा तो वो समझ गई कि देवराज चौहान इसी होटल में ठहरा हुआ है। मोना चौधरी की निगाह होटल में आसपास घूमी, परंतु जगमोहन उसे कहीं भी नहीं दिखा। शायद रूम में हो, ये सोचकर मोना चौधरी लॉबी के सोफे से उठी और होटल से बाहर निकलने वाले गेट की तरफ बढ़ गई। मोना चौधरी ने जींस की पैंट और नीले रंग की स्कीवी भी पहनी हुई थी। कंधों तक जाते बाल कदम उठाने पर हल्की सी उछाल दे रहे थे। देवराज चौहान होटल से बाहर निकला और ठिठक कर आसपास देखा। ये जगह गोवा का व्यस्त इलाका था। कुछ आगे जाते ही भीड़ भरा बाजार शुरू हो जाता था। वहाँ अच्छे रेस्टोरेंट भी थे और ट्रैवल एजेंट भी। देवराज चौहान ने सिगरेट सुलगाई और आगे बढ़ गया। दोपहर का वक्त था, हल्की धूप निकली हुई थी, परंतु गर्मी खास नहीं थी क्योंकि तेज हवा चल रही थी। आसमान में बादलों के टुकड़े मंडरा रहे थे। देवराज चौहान सिर्फ 50 कदम ही आगे गया होगा कि मोना चौधरी की आवाज़ कानों में पड़ी, तुम्हें गोवा में देखकर हैरानी हो रही है। देवराज चौहान फौरन ठिठक कर पलटा। 4 कदमों के फासलों पर मोना चौधरी मौजूद थी। देवराज चौहान होठ सिकुड़े। मोना चौधरी एकदम देवराज चौहान को देख रही थी। मैंने सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मुलाकात होगी। देवराज चौहान बोला, कुछ हैरानी हुई। मुझे भी। मोना चौधरी पास आई। अकेले हो? हाँ। जगमोहन मुंबई में। मोना चौधरी ने सोच भरे अंदाज में सिर हिलाकर कहा। चले, तुम जहाँ जा रहे थे मैं भी इस वक्त गोवा में अकेली हो। तुम इतने आराम से पहले कभी पेश नहीं आई, कहकर देवराज चौहान चलने लगा। मोना चौधरी भी साथ थी। कहाँ जा रहे हो? मोना चौधरी ने पूछा। मुंबई वापसी की प्लेन टिकट बुक कराने, देवराज चौहान ने कस लेकर कहा। शाम को फ्लाइट से जा रहे हो? कल सुबह की। रात गोवा में रहकर क्या करोगे? मोना चौधरी ने शांत स्वर में पूछा। देवराज चौहान ने गर्दन घुमाकर चलते चलते मोना चौधरी को देखा। तुम ऐसे सवाल पूछ रही हो जो कि तुम्हें नहीं पूछना चाहिए। कुछ बात तो होगी जो तुम्हारा प्रोग्राम पूछ रही हो। गोवा में किसी काम से आए हो क्या? मुझे यहाँ कोई काम नहीं। मुझे लगा कि कहीं तुम भी वही काम करने आए हो जिसके फेर में मैं हूँ। मेरे ख्याल में इस बार हमारे रास्ते अलग है। मैं गोवा में कोई काम नहीं कर रहा, देवराज चौहान बोला।
सुनकर मन को आराम मिला। मोना चौधरी एकाएक मुस्कुरा पड़ी। नगीना कैसी है? खुश है। दोनों बाजार में आ पहुंचे। देवराज चौहान ठिठक कर बोला, तुम मेरे साथ क्यों हो मोना चौधरी? उलझन में हूँ। मोना चौधरी ने देवराज चौहान को देखा। मुझे तुम्हारी जरूरत है भी और नहीं भी। क्या मतलब? महाजन को आना था गोवा, आज सुबह की रात को मेरे साथ काम कर सके। ये 2 लोगों का काम है, परंतु राधा की तबीयत खराब होने की वजह से वो नहीं आ रहा। पारसनाथ सिंगापुर गया हुआ है सितारा के साथ। तुम अपने काम में मुझे इस्तेमाल करने की सोच रही हो? अगर मानो तो मुझे कल मुंबई पहुंचकर जरूरी काम करना है। मैं किसी काम में नहीं फंसना चाहता। यह लंबा काम नहीं है, 2 या 3 घंटों में सब कुछ निपट जाएगा। देवराज चौहान ने मोना चौधरी के चेहरे पर नजर मारी। मोना चौधरी का चेहरा शांत सा दिख रहा था। यहीं रुको, देवराज चौहान ने कहा। मैं सामने नेट कैफे से मुंबई की टिकट बुक करा लूँ। मोना चौधरी ने कुछ नहीं कहा। देवराज चौहान सड़क पार करता नेट कैफे की तरफ बढ़ गया। 30 मिनट बाद वापस लौटा और मोना चौधरी से बोला, तुमने लंच लिया? नहीं। चलो लंच लेते हैं, तब मुझे बताना कि तुम मुझसे क्या चाहती हो, उसके बाद ही कुछ कह सकूँगा। आधे घंटे बाद देवराज चौहान और मोना चौधरी एक रेस्टोरेंट में बैठे लंच ले रहे थे। उनकी कोई पहचान वाला दोनों को इस प्रकार शांति से बैठा देखता तो हैरान जरूर होता, वरना आज तक तो यही होता आया था कि दोनों एक दूसरे के सामने पड़े और मुसीबत खड़ी हो गई। परंतु आज सब कुछ शांत दिखाई दे रहा था। लंच के दौरान दोनों में कोई बात नहीं हुई। उसके बाद वेटर टेबल साफ कर गया और कॉफ़ी आ गई। देवराज चौहान ने कॉफ़ी का घूंट भरा। मोना चौधरी को देखा। मोना चौधरी उसे ही देख रही थी। कहो, देवराज चौहान ने कहा, तुम किस काम में मेरी सहायता चाहती हो? एक बेमिसाल बेशकीमती हीरा आज रात गोवा के कैसीनो में बेचने के लिए जा रहा है, जिसकी कीमत लगाना आसान नहीं। वैसे वो 800 करोड़ रुपयों का आंका गया है। 800 करोड़? किसने लगाई उसकी कीमत? देवराज चौहान ने पूछा। ब्रिटेन के एक अमीर आदमी ने। वो उस हीरो को पाना चाहता है। इस काम में वो मेरे को 500 करोड़ दे रहा है। आज रात महाजन के साथ काम करने की पूरी प्लानिंग थी, परंतु महाजन नहीं आ सका। जबकि मेरे को एक ऐसे विश्वसनीय व्यक्ति की ज़रूरत है जो ईमानदारी से मेरा साथ दे सके उस हीरो को उड़ाने में। मोना चौधरी बोली, तभी मैंने देखा। पहले तो मुझे लगा कि तुम भी उस हीरो को पाने के लिए मुंबई में आए हो। फिर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। मैंने हीरे के बारे में सोचा भी नहीं, मुझे जानकारी भी नहीं। तो मैंने यही सोचा कि शायद तुम मेरे काम आ सको। हीरा किसका है? समरपाल चित्रा का। वो जो किसी राजा महाराजे के वंशज है। देवराज चौहान के होठों से निकला। तुम जानते हो उसे इतना ही जितना अभी कहा। समरपाल चित्रा को विरासत में बहुत बड़ी दौलत मिली थी, जो कि बूढ़ा होने तक उसने उजाड़ दी। उसके पास कुछ ही बेशकीमती चीज़ें हैं, जिसमें से ये हीरा भी है। उसी हीरे का सौदा वो आज रात गोवा में कर रहा है। अगर वो हीरा उसके हाथ से निकल गया तो वो पूरी तरह बर्बाद हो। हीरे का बीमा कराया है उसने, शायद 300 करोड़ का बीमा। मोना चौधरी बोली। देवराज चौहान ने सिर हिलाया। साथ दोगे मेरा? खतरा कितना है? न कम न ज्यादा। कीमत के हिसाब से खतरा कम है। खरीदार कौन है? दुबई का एक शेख, अमीर शेख। सुना है वो इतना अमीर है कि
दुबई का 5वां हिस्सा उसी का है। तो दोस्तों ये थी यहाँ तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।